अजय यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम लोगों ने ये जो शैक्षणिक अधिनियम वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने दो भाग में बांटा था। एक भाग ये था कि आप 1947 के पहले की जानकारी दीजिए और दूसरा जो पार्ट है वो बोला था कि आप 1947 के बाद जो भी गठित समितियां आई उनकी बात करेंगे। उसी के संदर्भ में आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब 1947 आज़ादी हमें मिल गई, 15 अगस्त 1947 के बाद कौन कौन सी ऐसी समिति आई जिसके तहत हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा हुआ। ठीक है। अब कई लोग ये बोलते हैं सर कि आप डायरेक्टली आरटी 2009 पढ़ाइए, क्योंकि सब लोग वही पढ़ा रहे हैं। देखो ऐसा है ना कि हमारे सिलेबस में ना कहीं ये नहीं बोला है हॉस्टल वार्डन के कि आपको आरटी पढ़ना है। जो सिलेबस है उसमें ये लिखा है कि आपको पढ़ना है शैक्षणिक अधिनियम, और शैक्षणिक अधिनियम के तहत आपको जितने भी उनके अधिनियम आए हैं उसको पढ़ना पड़ेगा ही। हो सकता है कि वहां पर से एक क्वेश्चन आरटी का आ जाए, जो अधिनियम है उसके अंतर्गत आरटी है, कहीं पर टॉपिक आरटी अलग से लिखा है नहीं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो कहीं पर अलग से लिखा नहीं हुआ है, केवल उस शिक्षा के अधिकार अधिनियम लिखा है करके सब लोग आरटी को पढ़े जा रहे हैं। बट याद रखना, अगर उन्हें केवल आरटी से क्वेश्चन पूछना होता तो अलग से वो आरटी बस को लिखे होते। हाँ, ये संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकती है, बट याद रखना कि जो केवल और केवल आरटी पढ़ रहे हैं वो भी एक प्रकार से उचित नहीं है। सिलेबस को थोड़ा सा समझना पड़ता है कि वो कैसे पूछना चाह रहा है। खैर, आगे चलते हैं हम लोग की कौन कौन सी जो कमेटी है वो गठित हुई। तो 1947 के बाद मेजरली मैं जो कमेटी है उसको अलग अलग नामों से मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे रामकृष्ण मिशन है जो कि 19 कमीशन है, 1948 में आई। मुदलियार कमीशन, मुदलियार आयोग। फिर आया मेरा भारतीय शिक्षा आयोग जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग 19 मुदलियार वाले को बोलते हैं। फिर अलग अलग शिक्षा नीति आपको पता है। अलग अलग शिक्षा नीति में याद रखना कि यार मेजरली मुझे 3 शिक्षा नीति को बताना है और सबसे ज्यादा जोर दूंगा मैं एक ही शिक्षा नीति पर, वो है मेरा 2020 एनईपी का, कि भैया जो हमारी नई शिक्षा नीति है जो कि कस्तूरी रंगन जी की कमेटी के अनुसार बनी थी उसकी बात। और फिर मेरा जो आपका एजुकेशन एक्ट है जो कि आरटी 2009 है जिस पर मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। और एनसीएफ 2005, ये 005 लिखा है, ये एनसीएफ 2005 है। अभी एक नई एनसीएफ जो है मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अच्छा, किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि सर एनईपी क्या है, आरटी क्या है, एनसीएफ क्या है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो को आगे तक देखिए आप। पहला मेरा रामकृष्ण आयोग, जो कि ये आयोग क्या बना और इसके अंतर्गत क्या क्या सिफारिश की गई उसको देखते हैं। अच्छा, रामकृष्ण आयोग जो है ये हमारे आजादी के बाद ये सबसे पहला शैक्षिक कमीशन था जो केवल भारतीयों द्वारा रचित की गई थी, जहां पर आप देखेंगे ना तो जो सदस्य थे वो भारतीय थे। आगे चलकर एक ऐसी कमेटी मिलेगी जो जिसकी अध्यक्षता तो किसी भारतीय ने की थी, परंतु वहां पर सदस्य थे वो कोई बाहर के विदेश के मेंबर्स भी थे। फिलहाल पहले पे आते हैं जो कि हमारा रामकृष्ण आयोग है। ठीक है, ये मेरा कब आया तो आपको पता है 1948 में आया था। अध्यक्षता किसने की थी मैंने इसलिए पहली साथ लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम जो है थोड़ा सा वेस्ट हो जाता था। अब अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टोटल इनको मिला के 10 सदस्य थे। ठीक है, तो मतलब भैया टोटल 10 थे, तो ये एक थे और इसके अलावा 9 और थे जिनको मैं सदस्य बोलूंगा, और ये मेरे अध्यक्ष हो गए। ठीक है, तो ये एक हो गई कमिटी। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो देखो सबसे पहले तो भारत नया नया हमारे लिए देश आजाद हुआ था, तो सबसे पहले कि सर जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज चल रही हैं उन सभी चीजों की समीक्षा करना, जो भी उनकी आवश्यकताओं हैं उनको समझना कि क्या ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आपको याद होगा लास्ट वाला एजुकेशन सिस्टम था वर्धा के बाद 1946 में एक एजुकेशन कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि कैसे ये चीज है वो आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एक बड़ी बात आई कि विश्वविद्यालय शिक्षा का पुनर्गठन करना। यार जो भी रिफॉर्म्स हमें करने हैं, जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम उस पर कर लेते हैं। नवीन विचारधाराओं को जन्म देना, बिल्कुल नया देश बना है तो नवीन विचारधाराओं को जन्म तो देना ही था। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो राजनीति, प्रशासन, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ये लोग कर रहे थे। मानसिक एवं शारीरिक विकास पर जोर देना, या इससे भी अच्छा कहूं तो एक प्रकार से ये लोग थोड़ा जोर देना चाह रहे थे कि सर ऐसा है ना कि वहां पर एक प्रकार से सर्वांगीण विकास हो जाए, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए तो सबसे बेहतर। उसी के सिलसिले में वो आगे चला और थोड़ा सा अब समझ में आया कि यार ऐसा है ना कि अंग्रेज लोग क्या ना फिक्स कर देते कि यार हम एक साल में आप लोगों को 1 लाख रुपया ही दे पाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा ना, कोई आया कि भैया हम एक साल में हम सिर्फ 5 लाख दे पाएंगे। तो अब वित्तीय समस्या, फाइनेंशियल बर्डन इतना हैवी हो गया, यार हमें पैसा अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे संसाधन की पूर्ति को हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उन्होंने एक आइडिया बताया कि यार सबसे पहले तो भैया हमें उनके वित्तीय प्रबंधन पर जोर देना होगा। अच्छा, वित्तीय प्रबंधन पर जोर देना होगा, इसका मतलब क्या है कि सर सबसे पहले तो सबसे बड़ा चीज है कि सर फाइनेंशियल, अगर मेरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन अच्छा होगा तो स्वाभाविक सी बात है एजुकेशन भी अच्छा होगा। आज हम सभी रोते हैं ना कि यार वो पिछड़े संसाधन गांव से आया फिर भी वो अच्छा एजुकेशन ले ले रहा है, क्योंकि संसाधन अच्छा नहीं होते भी उसने अच्छा किया।
क्या, क्यों? क्योंकि हम जोर देते हैं संसाधन पर कि संसाधन अच्छा होगा तो हम शायद बेहतर करेंगे। देखो, उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन, उच्च शिक्षा का संगठन तो था, लेकिन एक स्ट्रक्चरल वाइज की हायरार्की बनाएंगे कि यार पहले कौन से कोर्सेज का कौन सा अलग अलग विश्वविद्यालय खोलना है, यूनिवर्सिटी खोलना है, किसमें कैसी क्लासेस संचालित करनी है, ये सभी चीजों का एक अलग से संगठन बनाया गया। शिक्षा का माध्यम, आपको पता है कि ना, जब वेस्टर्न एजुकेशन जब आ रहा था ना, तो जोर दिया जा रहा था कि यार कि अब आप थोड़ा सा इंग्लिश वाले हिस्से पर इंग्लिश पढ़ाना अनिवार्य कर देंगे। बट अब समझ में आया कि यहाँ पर हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो मातृभाषा है वो भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लोगों के अलग अलग सीखने के तरीके थे, तब थोड़ा जोर दिया गया हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं पर। ठीक है, ये मेरा आगे जो क्रम है वो बढ़ा, तो समझ में आया यहाँ से कि सर अब ऐसा है कि अब सर केवल और केवल इंग्लिश जो है वो नहीं चलेगा, अब हमको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा सर, क्षेत्रीय भाषाओं पर भी ध्यान को देना पड़ेगा। तो मुझे भाषा का जो माध्यम है वो थोड़ा सा चेंज होता दिखा। पाठ्यक्रम बिल्कुल सिलेबस में थोड़ा चेंजेस करना, आज़ादी के बाद अब हम अंग्रेज का गुणगान तो नहीं करेंगे, ये हम करते भी नहीं है, एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोगों ने। शिक्षा का स्तर, शिक्षक का वर्ग, स्टाफ कैसा होगा, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग से यानी कि जो भी हमारे व्यवसाय से संबंधित जो शिक्षा होती है, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, बीबीए, जो आज वर्तमान में कोर्सेज संचालित हैं, उनके अनुरूप थोड़ा सा शिक्षा के ढांचा को बदलना। ये उस समय के किसका, अभी किसकी बात कर रहा था मैं, ये बात कर रहा था रामकृष्ण आयोग की, जो 1948 में आई थी, और सबसे पहली शैक्षणिक अधिनियम के तौर पर मैं उसे बताना चाहता था। सेकंड है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को आप एक और नाम से जानते होंगे, और भैया उसका नाम है मेरा क्या, मुदलियार आयोग। अच्छा, मुदलियार आयोग या मुदलियार कमीशन। अच्छा, मुदलियार कमीशन नाम क्यों दिया गया, ये जानने के लिए आपको समझ में आ रहा है भैया, नाम में मुदलियार है, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने इसकी अध्यक्षता की होगी। एग्जैक्टली अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जहां पर कुल सदस्य एक्चुअली में 10 थे, सदस्य 10 थे, इसका मतलब उनमें से एक मुदलियार जी थे। परंतु मुझे पता चला कि सर उसमें 17 और अलग लोग भी थे, सहकारी सदस्य यानी कि कोऑपरेटिव मेंबर्स भी थे सर। कोऑपरेटिव मेंबर्स से मतलब भैया उनके हेल्प करने के लिए वो जो व्यक्ति है वो लगे हुए थे। उसके बाद उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था, उसका पहले वाले का उद्देश्य समझ में आया कि सर सभी नागरिकों को एक हिसाब से बनाना। इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो इसका उद्देश्य में समझ में आया कि सर जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, ठीक है भैया, नेशनलिटी का डेवलपमेंट करना था। जीवन व्यापन में कला के दीक्षा में सच्चे देश प्रेम की भावना, ठीक है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, फिर वही सब बातें। माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठन, मतलब अब पहले माध्यमिक शिक्षा पूरा 6 to लेकर 12, अब लेकिन भैया इन्होंने कहा 6, 7, 8 अलग करते हैं, 9, 10, 11, 12 अलग करते हैं। जैसे आज अगर आप कोई स्कूल में जाओगे ना, तो ये अलग ही है, दोनों की नियुक्ति, दोनों के एग्जामिनेशंस अलग होते हैं, दोनों के टीचिंग स्टाफ्स अलग होते हैं, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि इनके लिए तो एक ग्रेजुएट जो है पढ़ा सकता है, बट इनके लिए कोई ग्रेजुएट व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। उनके लिए हम क्या करते हैं, तो उनके लिए हम जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उनको लेकर आते हैं। और आपको पता है 9, 10 को भैया फिर हम लोग बोलते हैं हायर सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन। 6, 7, 8 को हम लोग बोलते हैं सर वो MS है, मतलब मिडिल स्कूल है, और इसको बोलते हैं सर वो HS है, हायर सेकेंडरी स्कूल्स है। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा संरचनात्मक संगठन हुआ, वो आपस से थोड़ा ढांचा में बदलाव हुआ, ये मेरा मुदलियार कमीशन या फिर मुदलियार आयोग में आया। ठीक है, और फिर यहां पर थोड़ा और जोर दिया गया यार कि मातृभाषाओं में फिर से भाषाओं का अध्ययन, अलग अलग लैंग्वेजेस स्टडीज की गई। ठीक है, व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि, मतलब अब इसके ऊपर में देखोगे ना, तो भाई व्यावसायिक शिक्षा में देना था, तो यहां पर हम थोड़ा सा और वृद्धि कर दिया। नेतृत्व का विकास, वो जो एक हर एक शिक्षा आयोग चाहता है, वो सभी बातें लिखी। तीसरा है भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि कहीं ना कहीं यही वो नीति थी, यही वो आयोग था जहां पर से हम NEPs की ओर जा रहे थे। अच्छा सर, NEPs क्या है? NEPs होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भैया हमारी जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको बोलते हैं NEP। अभी वर्तमान में 2020 जो है वो संचालित है, धीरे धीरे राज्य जो है उसे अपना रहे हैं। इसको भी अपनाना पड़ता है क्या, क्योंकि उसके लिए भी हमने क्या किया है, संरचनात्मक संगठन फिर से किया है, पुनर्गठन किया है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। NEP में आप देखोगे कि बहुत सारा चीज चेंज हो गया है। मतलब यहां पर जो शैक्षणिक पैटर्न दिख रहा है 10+2+3, ये देखो, ये मतलब मुदलियार कोठारी कमीशन में ये बोला गया था, और ये चल रहा था, ये 2019 तक, 2020 तक, जब तक ये चला नहीं तब तक ये चला। उसके बाद हम लोगों ने अब चालू किया है NEP 2020 में, जो कि 5+3+3+4 चलता है। तो हमने क्या किया, अब उस संरचनात्मक जो शैक्षिक पैटर्न है उसको चेंज कर दिया। तो याद रखना, इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ना, मतलब या कोठारी वाला जो पॉइंट है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने बहुत साल से क्या किया, यूज किया है।
फिर स्टार्ट करते हैं कि ये जो सर मेरा आपका भारतीय शिक्षा आयोग आया 1964-66 में। देखो ये 1964 से लेकर 66 मतलब ये मेरा बना कब था, ये 14 जुलाई 1964 से चालू हुआ और फिर बना। और मैंने बताया था ना कि थोड़ी देर पहले कि यार ऐसे आयोग भी आए जहां पर हमें विदेशी लोगों की मदद लेनी पड़ी। तो यहाँ पर ना 5 अलग अलग विदेशी लोग भी इसमें इस आयोग में लगे थे, मतलब हेल्प कर रहे थे। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी, तो भैया एक भारतीय ने की थी, क्योंकि अब तो हमारा जो भारत था वो आजाद हो चुका था। उसके बाद कुल मैं देख रहा हूं यहां पर कितने सदस्य हैं, 17 सदस्य हैं, मतलब इनको मिलाकर उसमें 5 मेरे कौन से विदेशी सदस्य हैं। उद्देश्य क्या था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। अब देखो ये जो 1964 में है उसी समय आज वर्तमान में जो हमारा आरटी 2009 जिसको मैं थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं, उसका एक बेस मुझे कहां मिला, तो मुझे मिला भारतीय शिक्षा आयोग 1964 1966। और कहां से, मुझे कोठारी कमीशन से मुझे इसका क्या मिला, मुझे बेस मिल रहा है। मतलब भैया ये स्टार्ट जो है वो कब हो चुकी थी, तो सर इसका जो चर्चा है ना कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को बालिकाओं को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा में देना है। आज प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल जाओगे ना तो वहां पर एडमिशन लेने पे कोई फीस नहीं है भैया। रीजन है मेरी आरटी 2009। शैक्षिक पैटर्न 10+2+3 10वीं, जिसको उस समय हम लोग मैट्रिक बोलते थे। ये +2 मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 12वीं। और 3 साल का भैया आपका कॉलेज, जो नॉर्मली बीएससी एमएससी बीए एमए बीकॉम जो भी करोगे वो 3 साल का, ये हमारा शैक्षिक पैटर्न था। ठीक है। और उस समय के हिसाब से देखोगे तो ये देखो एक प्री स्कूल होता था, जो कि जो वर्तमान में आप जिसे आप आंगनबाड़ी बोलते हो ना, ये प्री स्कूल लिखा है। ठीक है, प्री स्कूल 1 से 3 तक, फिर प्राथमिक, फिर माध्यमिक और फिर उच्च। ठीक है, उच्च मतलब वो आपका कॉलेज वाली बात, हाई स्कूल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पर केवल स्कूल्स की बात कर रहा था। उसके बाद सामान्य शिक्षा प्रणाली में अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा, पहले तो ये वाला चीज को समझ लो थोड़ा सा कि यार ये मैंने क्या बताया, तो भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बताया। और ये चीज को मैं बोल रहा हूं कि इससे ज्यादा 1 नंबर के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस बनने होंगे ना तो इसमें से क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा हाथ पैर को नहीं मारना। राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना, अब देखो ये कैसे काम करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब कब आई मेरी, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई, एक 1986 में, एक 2020 में आई। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना कि हमारे पास अभी तक मात्र और मात्र कितने एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास सिर्फ 3 एजुकेशन पॉलिसी है। सर तो ये 2 आपने लाल में अलग से करके रखा है, क्या उनका कोई विशेष महत्व है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल महत्व है यार। कैसे है उसको थोड़ा समझना। देखो 1968 में हमारा पहला एजुकेशन पॉलिसी आया, सेकंड आया 1986 में और 2020 में। 1979 में क्या हुआ था ना कि एक बार इसको केवल समझना, नोट आउट मत करना। आपको पता है ना कि जनता दल का जो गवर्नमेंट है वो बना था एक बार के लिए, है ना। तो उसी समय ये जो 1979 में उन्होंने कहा कि भैया हम भी नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आते हैं, हमारे हिसाब से शिक्षा जो है वो ऐसी दी जानी चाहिए। और लेकिन ये ना कि ये केवल और केवल इसका जो ड्राफ्ट है पेपर है बन के रह गया, ये पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता है वो गवर्नमेंट बहुत दिन तक चल नहीं पाई थी। 1992 क्या था, तो इसको 1992 वाला जो हिस्सा है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये नरसिम्हम राव जो गवर्नमेंट है ना उनके द्वारा आई थी। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते थे, कई जगह प्लान ऑफ एक्शन भी पढ़ते हैं हम लोग, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। और इसको उसमें जोर दिया गया था कि यार बिना बोझ या भार के अधिगम, ठीक है, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो इसी पर जोर दिया गया था 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन पे। सर ये क्यों आया था, 1986 में कुछ कमियां रह गई थी, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 1992 में हम लोगों ने क्या लेकर आया, प्लान ऑफ एक्शन को लेकर आया। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में थोड़ा सा आया होगा कि जो चर्चा है वो कैसे आगे बढ़ रही है हम लोगों की। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा समझना कि अभी एनईपी 2020 आया, जो आपको पता है इसमें मतलब इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है कि इसको आप पहले से पढ़ के भी रखे हो, क्योंकि हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद चलता हूं मैं कि पहली नीति थी सर वो क्या कहती थी, फर्स्ट नीति जो है वो क्या बोलती थी। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, कोठारी आयोग की सिफारिश। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोठारी कमीशन, उन्होंने बताया कि यार हमें 10+2+3 वाले सिस्टम को लेकर आना है। उन्होंने जोर दिया, उन्होंने उस समय जो कोठारी कमीशन था ना उसी में ही त्रिभाषा जो सूत्र है ना वो लागू करने की बात हो गई थी। त्रिभाषा सूत्र लागू करने का मतलब क्या था कि ये बोल रहे थे कि आप बच्चों को आप डायरेक्ट अंग्रेजी में क्यों पढ़ाओगे भैया, बच्चों की अपनी मातृभाषा है, बच्चों की अपनी मातृभाषा है। अब बचपन में बताओ, बच्चा जो घर में खेल रहा है उसको क्या डायरेक्ट अंग्रेजी सिखा रहे हैं, नहीं, उसको तो हम उस भाषा में, अगर तुम बंगाली हो तो बंगाली सिखा रहे हो, अगर तुम गढ़िया हो, छत्तीसगढ़िया हो तो गढ़िया ही सिखा रहे हो, है कि मातृभाषा में। और उसके फिर क्या, उसके क्षेत्रीय भाषा में, तो अलग अलग भाषाओं के सूत्रों में उसे समझाया जाता है कि यार उसकी जो मातृभाषा है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका
ऐसा देखो, अब व्यक्ति मान लो जाए कि बचपन से आकर छत्तीसगढ़िया आदमी है, बचपन से ही रहकर तमिलनाडु में रह रहा है, उसकी क्षेत्रीय भाषा तमिल है, क्या पता उसको अब तमिल ज्यादा अच्छा लगता हो सुनने और समझने में, ठीक है। तो भैया उस वो जिस भाषा में सहज है उस भाषा में बच्चों को समझाया जाए, ये वहां पर थोड़ा सा जोर दिया गया था। राष्ट्रीय महत्व का विकास घोषित करना था, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विकास, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था कि यार इट इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहने का मतलब ये है कि अब जो शिक्षा है उसको सबसे ऊपर रख के आप लोग क्या करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे। और उसी पर जोर देने के लिए उस समय का सबसे बड़ा निर्णय आया था कि हम जीडीपी में कितना परसेंट देंगे, जीडीपी में 6% देंगे। दुख की बात यह है कि ये अभी भी 6% ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आया क्या, प्राचीन संस्कृत भाषा में शिक्षण, थोड़ा सा जो संस्कृत भाषा की जो विलुप्ति है वो खत्म ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, संस्कृत भाषा में भी अलग अलग पढ़ाई को चालू किया। इसीलिए 8वीं तक और 10वीं तक आज देखोगे तो कई जगह संस्कृत जो है वो लागू कर दिया गया है। 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, वही आरटी 2009 का ये बेस बन रहा है। भैया जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसका बेस अभी तक ये बन ही रहा है कि आप हमने इसको एनईपी में भी जोड़ दिया ताकि हम आरटी को ला सके। देखो ये बात 1964 से चलती आ रही है, बट लागू कब हुआ है, 2009 में। सोचो कितना समय लगता है किसी एक चीज को लागू करने में भारत को। फिर आता है 1986 जो कि अब आया मेरा, कि अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ये था कि असमानताओं को दूर करना है। असमानताओं को दूर करने का इसका मतलब क्या है कि सर अब इस बार के एजुकेशन पॉलिसी में ना थोड़ा महिला को, एससी एसटी को और माइनॉरिटीज को, भैया जो हमारे मुस्लिम्स है, जो हमारे सिख्स है, जो हमारे ईसाई है, पारसीज है, जैन्स है, उन सभी को थोड़ा सा तवज्जो देने की बात की। तो इसीलिए अलग अलग फिर इंस्टीट्यूट्स भी जो है उनके लिए ही पर्टिकुलरली खोले गए, जहां पर उनको पर्टिकुलर हम लोग रिजर्वेशन भी देते हैं। फिर महिला कॉलेज खोले गए, महिला स्कूल्स खोले गए। हालांकि इस चीज की शुरुआत पहले भी हो चुकी थी, बट थोड़ा जोर देना, असमानताओं को दूर करना, क्योंकि जब ये 1986 की बात हो रही थी, आपको पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पितृत्व समाज जो है वो हावी होता था, इसलिए थोड़ा सा जोर दिया गया। एक आया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, आपको उम्मीद कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी के नाम सुनते आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो याद आना चाहिए था। इग्नू, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, भैया ओपन मुक्त विश्वविद्यालय बोलते हैं ना, ये इग्नू का स्थापना हुआ उसी समय मुक्त विश्वविद्यालय का, ताकि अगर किसी को जो है शिक्षा की मुख्य धारा से अगर हट गया है, मतलब पढ़ाई अगर उसे छूट गया है, तो जरूरी नहीं कि रोज कॉलेज जाए भैया, अब वो ओपन से क्या कर सकता था, कॉलेज। इवन इग्नू में आप अभी बहुत सारे कोर्सेज आप देखेंगे ना, तो इग्नू में लगभग हर प्रकार के कोर्सेज जो है वो आ चुके हैं। फिर थोड़ा जोर दिया गया ग्रामीण विश्वविद्यालय में। ग्रामीण विश्वविद्यालय कहने का मतलब है ग्रामीण अंचलों में विश्वविद्यालय की स्थापना करना। फिर देखो मैंने लिखा भी है 1992 जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, 1986 वाला एजुकेशन पॉलिसी में हमने थोड़ा क्या किया, हमने थोड़ा संशोधन किया। संशोधन किया गया उस समय एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन EIEEE, जो वर्तमान में आपको पता है जेईई मेंस और जेई एडवांस के नाम से हो गया है ना, ये शायद 2015 में तो हम लोगों ने जेई दिया है। तो मतलब फिर ये था कि 2014 तक ना EIEEE चलता था, 2013-14 तक। उसके बाद ये EIEEE को, ऐसी ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज थी, ये स्टेट इंजीनियरिंग मतलब टेस्ट एग्जामिनेशन था, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये अलग अलग चीज़ों को प्लान ऑफ एक्शन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में लागू किया गया। 1992 में थोड़ा सा संशोधन हुआ। अब आता हूं मैं, जो कि मेरा मेन मुद्दा है कि सर एनईपी 2020 में क्या हुआ। ये दो को मैंने भी थोड़ा सा बता दिया बैकग्राउंड में कि क्या क्या हुआ। एनईपी 2020 किस चीज पर जोर देता है, मैं जान रहा हूं कि बहुत सारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने इसे ऑलरेडी पढ़ चुका होगा। खैर थोड़ा सा रिविजन और कर लीजिए, बहुत लंबा मैं इसे बताऊंगा नहीं, बहुत छोटा मैं इस वीडियो को रखना चाहता हूँ। फिर है मेरा सर एनईपी 2020 जो था उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सबसे पहला जो मेन बदलाव था कि ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता था उसको बोलते थे MHRD। कब, ये एनईपी 2020 बनने से पहले। लेकिन अब क्या होता है, अब ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। MHRD कहने का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है कि नहीं। ये नाम को बदलाकर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया शिक्षा मंत्रालय। अच्छा सर, ये जो एनईपी जो बनी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है 2020, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम मेरा K कस्तूरीरंगन। इनका संबंध इसरो से था, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप थोड़ा सा डिटेल करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको थोड़ा और डिटेल जो मिल जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के 2 स्तर पर करना। अब देखो 2 स्तर पर करने का तात्पर्य यह था ना कि जोर जो था ना वो केवल एक क्षेत्र पे चले गया था यार। अब पुराने वाले शिक्षा नीति का जो समस्या था वो उसको चेंज करना ही था, जोर जो था ना वो 10+2+3 पे ही रह गया था।
क्योंकि उस समय के ये बर्निंग टॉपिक तो आया और उसी में ही खत्म हो गया। तो इस बार जोर दिया गया कि यार अब बुनियादी शिक्षा है ना, वही उसी में दिक्कत आ रहा है। आज अगर आप कोई स्कूल में, अगर आपको कोई दोस्त का सिलेक्शन भी तो हुआ ही होगा, तो वहां पर समझ में आएगा कि वो लोग बताएंगे यार कि प्राइमरी में ना अभी बहुत समस्याएं हैं। प्राइमरी में मतलब बहुत सारे संसाधन की कमी, तो मैं बाद में बोलूंगा कि यार वो तो आजीवन रहेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा संसाधन की कमी होती जाएगी। बट आप देखोगे ना तो पढ़ाने का तरीका भी वही पुराना है। हालांकि अब शिक्षक जो है बदल रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट स्टिल। तो इसीलिए एनईपी 2020 में एक चीज पर जोर दिया गया जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा, वो था कि प्रारंभिक शिक्षा को 2 स्तर पर कर देना। देखो 3 से लेकर 8 वर्ष तक जो बच्चे हैं ना, बहुत संवेदनशील जगह है यार, बहुत ही संवेदनशील टाइम है, क्रूशियल टाइम है, जहां पर हम चाहते हैं कि बच्चे हैं वो अच्छा सीखे। तो उसको हम लोगों ने 2 भाग में देखो बांट भी दिया। एक तो मेरा 3 to 6 में और एक मेरा 6 to 8 में, ठीक है। ये 2 भाग में हम लोगों ने बांटा। अच्छा देखो 3 to 6 वर्ष में जो है वहां पर हम लोगों ने बाल वाटिका, आंगनवाड़ी या फिर प्री स्कूल के तर्ज पर, जो कि एक्चुअल में फुल टाइम स्कूल नहीं है बट वो स्कूल है, क्योंकि वहां पर हम चाहते हैं कि बच्चों का जो थोड़ा बहुत संवेगात्मक मानसिक प्रकार के विकास का जो बढ़ावा है उसको बढ़ावा मिल जाए। फिर मेरा एक नया चीज याद रखना एनईपी 2020 में, वो है मेरा ECCE, ठीक है। ECCE क्या है? तो सर ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड से क्या समझ में आ रहा है? अर्ली चाइल्डहुड देखो, अब चाइल्डहुड अगर कोई व्यक्ति जो है मुझसे पढ़ा होगा तो वो जानता है सर चाइल्डहुड का मतलब आपने बताया था कि सर बच्चा जो है वो 6 से लेकर 12 साल के बीच में चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब लेटर चाइल्डहुड। तो यार ये अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो 6 से लेकर 12 में वो चाइल्डहुड में जा रहा था, तो उसका भी अर्ली है। तो ये जो टाइम है जो कि मेरा 3 से लेकर 8 वर्ष है, इसको मैं अर्ली चाइल्डहुड बोलूंगा। यानी कि ये मेरा क्या है? तो सर ये मेरा प्रारंभिक बाल अवस्था है, कि बच्चा जो है अभी बाल अवस्था की ओर जा रहा है। तो इसमें जो है देखभाल जो है, ये देखभाल किस लिए बोला गया था? ताकि उन विकास के सभी आयाम को वो इंगित कर सके, डेवलपमेंट के जितने भी क्षेत्र है ना उनको वो अलग अलग इंगित कर सके, इसलिए इसको बोला गया क्या? देखभाल और शिक्षा। मतलब उसके साथ साथ हम बच्चों को क्या भी दे रहे हैं? हम बच्चों को शिक्षा भी दे ही रहे थे, ठीक है। अब जोर दिया गया यार कि बच्चों को ना पुराने तरीके से वो रटवा के बोलो A फॉर एप्पल, बोलो B फॉर एप्पल, ऐसे कर करके मत दिखाओ, ठीक है। मतलब जो पुराना पैटर्न है थोड़ा उनको चेंज करने की बात की गई थी। इसीलिए एक चीज आया जिसको बोला गया खेल एवं गतिविधि आधारित बनाना। अब देखो शिक्षा को खेल एवं गतिविधि आधारित बना करना बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बट प्रैक्टिकली आप इसको हर जगह लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम टेकिंग इशू है। मतलब आप हर एक चीज को एक्टिविटी कराओगे तो एक्चुअल में जो सिलेबस है बहुत छिड़ जाएगा। जो गवर्नमेंट चाहती है, जो कोई लोकल पब्लिकेशन या लोकल स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स के पेरेंट्स चाहते हैं, वो उस टाइम पर पूरे नहीं हो सकते अगर हर एक चीज को आप खेल और गतिविधि से कराते हैं। बट स्टिल बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो इस पर चाहते हैं कि फटाफट जो चीज है वो हो जाए। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अगर आपका कोई दोस्त होगा जिसका चयन प्राइमरी स्कूल्स में हुआ होगा, तो देखना वो पक्का बोलेगा कि यार हम लोग ना FLN ट्रेनिंग में गए थे। कौन सी ट्रेनिंग में? FLN ट्रेनिंग में। मतलब प्राइमरी वालों को बोला गया है कि भैया 2000, उनको बोला जाता है कि 2025 तक हम चाहते हैं कि बच्चों को क्या मिल जाए? बच्चों को मिल जाए बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बेसिक लिटरेसी कहने का मतलब क्या है? कि मतलब सर उनको बुनियादी साक्षरता। बुनियादी साक्षरता मतलब अरे भैया अपना नाम पढ़ सके, लिख सके, जो चीज वहां अगर कुछ दीवार में कुछ लिखा है उसको पढ़ सके, समझ सके। संख्यात्मक ज्ञान, कम से कम उसको संख्याओं का ज्ञान होना ही चाहिए। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं यार केवल और केवल 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। अभी मैं केवल और केवल प्रारंभिक शिक्षा का जो 2 स्तर वाला पाठ है ना, मैं केवल इसी पर चल रहा हूं। तो अभी तक केवल इसी की ही बात हो रही है। तो देखना वो जो FLN ट्रेनिंग वाला जो बात है ना, वो FLN ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रहा था क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों में क्या है? फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि जो बुनियादी साक्षरता है, बच्चे कम से कम ठीक ठाक पढ़ना तो सीख जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा मिडिल में आ गया, उसको अभी भी ABCD नहीं आ रहा है। तो भैया इस चीज को खत्म करने के लिए FLN लाया गया है, और FLN पर शासन ने बहुत ज्यादा जोर दिया है। गर्मी की छुट्टियों में उनका ट्रेनिंग लगाया गया है। सोच लीजिए कि FLN जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि गुरुजी लोग के गर्मी की छुट्टी को भी मार खा दिए थे। फिर आता है भाषाई विविध, सॉरी, फिर आ गया मेरा क्या? भाषाई विविधता, ठीक है। एक मिनट गाइस, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। अब आया मेरे भाषाई विविधता का संरक्षण। भाषाई विविधता कहने का मतलब क्या है? कि सर जितने भी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है उसकी बात की गई। लैंग्वेज डाइवर्सिटी को आप क्या समझते हैं? लैंग्वेज डाइवर्सिटी का मतलब ये है ना कि मुझे समझ में आया कि सर जो मेरा भारत है, कि जो मेरा इंडिया है सर, यहाँ पर ना बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग डाइवर्सिटी, आप हर 100 किलोमीटर में एक नई भाषा को आप पाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है और हम चाहते हैं कि वैश्वीकरण हो। एनईपी का सबसे बड़ा जो लक्ष्य रहा वो मेरा वैश्वीकरण रहा। वैश्वीकरण कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। मतलब एक प्रकार से सार्वभौमिकरण, आप आसान भाषा में समझे। सार्वभौमिकरण कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो है वो
तमिलनाडु का बच्चा या फिर दिल्ली का बच्चा या फिर जम्मू का बच्चा या फिर छत्तीसगढ़ का बच्चा, सभी में मैं देखूं कि सामान्य ज्ञान की ही संरचना हो। देखो तमिलनाडु का बच्चा जनरली देखोगे ना तो वो हमसे थोड़ा ज्यादा ज्ञानी है ऐसा फील होता है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो या मैथ्स के क्षेत्र में हो। इवन लैंग्वेज में, लिटरेचर्स में भी वो हमसे बहुत आगे हैं। अब आगे इसलिए क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज SCRT है, उनका जो एजुकेशन रिसर्च काउंसिल एंड ट्रेनिंग है, वो हमसे बेहतर है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा क्यों हो, तो उन्होंने कहा कि यार इन चीज में एकरूपता है कि सभी यहाँ के बच्चे स्मार्ट हो जाए। तो कक्षा 5वीं तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा में, क्योंकि ऐसा देखा गया कि साउथ में बच्चों को उनके मतलब लैंग्वेज, मतलब उनके मातृभाषा में, उनके मदर टंग में ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों का जल्दी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा जोर दिया गया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पर। फिर आया भाषाओं के समूह का विकल्प देना। हाँ, मतलब समूहों का विकल्प देना कहने का मतलब ये है ना कि अब आप अगर देखोगे इस साल 2022 में पेपर चालू हुआ जिसका नाम है CET, ठीक है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब यार CET चालू हुआ ना तो उसमें आप देखोगे केवल एक लैंग्वेज की बात नहीं है, उसमें बहुत सारे, शायद तक 17 लैंग्वेज है उसमें। अब समझ लो 17 लैंग्वेज इंडिया में हमारी विविधता को दर्शाता है, और ये बताता है कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहता कि भैया आप अगर तमिलनाडु से हो तो आपको केवल इंग्लिश है, मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आपको इंग्लिश है। अब छत्तीसगढ़ का बच्चा सरकारी मीडियम पढ़ा है, वो इंग्लिश क्यों पढ़ेगा, वो हिंदी पढ़ा है ना, तो भैया हिंदी भी आपके ऑप्शन में है। कोई बंगाल का बच्चा है, उसको ना हिंदी पढ़ना ना इंग्लिश पढ़ना, उसको बंगाली पढ़ना है, तो बंगाली भी ऑप्शन में CET में दिया गया है। तो ये क्यों दिया जा रहा है भैया, हम नहीं चाहते कि जो भाषा है, यानी कि जो मेरा लैंग्वेज है, वो किसी प्रकार से रुकावट है, बाधा है, बैरियर बने। इसलिए हमने क्या किया, भाषा के चुनाव की बाध्यता को हमने क्या किया, हमने समाप्त किया NEP 2020 में। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक इंटर्नशिप्स लिखा है, ये कक्षा 6वीं की बात की है। अच्छा, ये नीचे आया, ठीक है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार कौन कौन से हुए, यार जो मेरे अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग इवेल्युएशन टेक्निक्स है, उसमें क्या सुधार किया। सबसे पहले तो यार कि पाठ्यक्रम में हमने कहा कि यार वोकेशनल ट्रेनिंग हम लागू करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है ना कि ये देखा गया है कि अब आप में से ही बहुत लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे होंगे, इंजीनियर होंगे। अब समझ में आया कि इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन इंजीनियरिंग के बाद क्या करें, तो क्या करें, हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं। व्यवसाय का आता पता नहीं था, हमने इंजीनियरिंग कर लिया। एग्जैक्टली इस चीज को अब दूर करने के लिए कि बच्चा जो है अपने व्यवसाय का चुनाव, यानी कि भैया वो समझ जाए कि उसकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी रुचि कौन से विषय में पहले ही समझ जाए, उसके लिए लागू किया गया कक्षा 6वीं में वोकेशनल ट्रेनिंग को लागू किया गया, ताकि बच्चा जो है उसकी जो भी इच्छा है वो उसके हिसाब से इस चीजों को देख ले। ठीक है, थोड़ा जोर दिया गया कि यार 10th और 12th क्लासेस में बच्चों का जो एजुकेशन है वो MCQs के माध्यम से थोड़ा ज्यादा हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि एक प्रकार से क्या बोल सकते हो आपकी, ये इस बात पर जोर देता है ना कि आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि MCQs में ये इस बात को दिखाता है कि यार आपके सामने 3 ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आपको तीनों सही लग रहे हैं या तो तीनों गलत लग रहे हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार इनमें बेस्ट कौन सा होगा। तो इसलिए थोड़ा जोर दिया गया कि यार बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, इतने साक्षर हो चुके हैं, तो उनको इस प्रकार का चीजों को दिखाता है। असेसमेंट के लिए परख लाया गया, परख करके नेशनल असेसमेंट सेंटर के द्वारा परख करके एक असेसमेंट टेक्निक को लाया गया। इसका ज्यादा डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर हॉस्टल वार्डन का पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो, अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद फिर AI का प्रयोग करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि, अच्छे से समझ रहे होंगे हॉस्टल वार्डन वाले तो कि इसको अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ा भी होगा। तो ये AI का प्रयोग करना है शिक्षा की व्यवस्था में संबंधित सुधार करने के लिए। देखो फिर वहां पर क्या क्या आया, NPST आया, देखो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, मतलब अभी जो हम लोगों का जो जैसे कोई शिक्षक होता है तो उसके निगरानी के लिए NCTE होता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। मतलब ये बताता है कि समय समय पर कैसे शिक्षकों को और ट्रेन किया जाए, क्योंकि अब बच्चे जो हैं हर साल, हर 10 साल में बच्चे जो है वो उनकी IQ थोड़ी बढ़ती है, मतलब जो अगली पीढ़ी आती है उनकी IQ जो थोड़ी सी बड़ी आती है, तो भैया उनके हिसाब से उनको एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग देना। तो वैसे ये NCFTE आ गया, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, और नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये इसलिए आया कि यार अब जो शिक्षक है उसकी भी थोड़ी जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाए, केवल और केवल बच्चों पर थोड़ी जोर देना है भैया, शिक्षकों पर भी तो जोर देना पड़ेगा। ठीक है, जो गुरु है उन पे 2030 तक बोला गया है कि यार जो BEd के प्रोग्राम जो 2 साल के हो रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए और उसको 4 वर्षीय BEd लागू कर दिया जाए। ये 2030 के बाद पूर्णतः लागू भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जगह इसलिए छोड़ा था ताकि आपको बता सकूं कि यार NEP 2020 आ तो गया, और यहां पर जो इसका यदि मुझे एक शब्द लिखना होगा जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है तो यार वो है मेरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब क्या है, मतलब है सार्वभौमिकरण। मतलब हम चाहते हैं ना कि हम अलग अलग विदेशों से कंधे मिलाकर चले। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है, जो हमारा सार्वभौमिकरण है, वैश्वीकरण है, ये इस बात को इंगित कर रहा है कि हम चाहते हैं कि बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हर राज्य के बच्चों का हो, किसी एक राज्य के पर्टिकुलर बच्चों का ना हो। मैं ये नहीं चाहता कि यार जो साक्षरता है
वो केवल एक पर्टिकुलर राज्य में अच्छा हो, बाकी में अच्छा नहीं हो, बाकी में नेगेटिव जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। ये एनईपी का मुख्य लक्ष्य था। इसके अलावा मैंने ना यहाँ पर हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको मैंने नहीं लिखा है। अलग अलग काउंसिल बनाए गए हैं, अलग अलग बॉडी बनाई गई है, मतलब वित्तीय संबंधों को बनाने के लिए। मतलब क्या हुआ ना कि वित्तीय जितने भी फाइनेंशियल आते हैं, तो यार उतने फाइनेंशियल्स को देखने के लिए अलग कमेटी बनाई गई। वो जो सिलेबस को देखेंगे, वो जो पाठ्यक्रम को देखेंगे, उनके लिए अलग कमेटी बनाई गई। ये सभी एनईपी में बदलाव तो हुए हैं, ठीक है। और डिटेल देखना होगा तो फिर यार डिटेल कहीं से एनईपी का वीडियो आपको फिर देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से हॉस्टल वार्डन वालों के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं आता हूं आरटी 2009 में कि यार ये कैसे इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आरटी का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपको यदि पूछूंगा कि ये लागू कब से हुआ है, तब आप बोलोगे कि सर ये जो लागू है ना, ये मेरा देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहीं पर लिखा है, देखो कि ये अधिनियम 2010 में लागू हुआ। अगर मुझे एग्जैक्टली मुझे एक डेट देना होगा तो ये जो डेट है मेरा, ये आ जाएगा मेरा 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ। और लागू होने के पहले ऐसा नहीं है कि सर ये 2009 में लागू हुआ तो अचानक से एक दिन आया होगा कि सर एकदम 2009 में 2010 में कि चलो आज लागू करते ही तारीख को, ऐसा नहीं है यार। ये बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरा है यार, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि देखो, आपको पता है कोई बिल बनने के लिए उसको अलग अलग, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। कोई बिल बनने के लिए, देखो कोई बिल को बनने के लिए उसको अलग अलग जगह से गुजरना पड़ता होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यार वो मतलब रोज लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा होगा, तो यार वो लोकसभा में गुजरा। तो लोकसभा में जब गुजरा तो सोचो ये 20 जुलाई 2009 की लोकसभा में था, ठीक है। उसके बाद सॉरी राज्यसभा में था। फिर जब राज्यसभा गया तो वहां से लगभग 4 अगस्त 2009 ये चले गया मेरा कहाँ, ये चले गया मेरे लोकसभा में। उसके बाद जब तक प्रेसिडेंट जी साइन नहीं करेंगे क्या ये बिल बनेगा, नहीं बनेगा। तो बहुत जल्दी तरीके से मतलब 26 अगस्त 2009 को ही हमें राष्ट्रपति जी का साइन मिल गया था। और फिर जो मुझे एक डेट मिला, क्या मुझे एक डेट मिला इसे लागू करने के लिए, 1 अप्रैल 2010, क्योंकि हम चाह रहे थे भैया ये एक प्रकार से हमारा जो एजुकेशनल ईयर होता है, शैक्षिक वर्ष होता है, वहां पर से ये जो चीज़ है वो लागू हो जाए। तो ये मुझे उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा कि कैसे आरटी का थोड़ा उद्भव हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना कि क्या क्या है। सिर्फ आरटी पढ़ के मत चले जाना शैक्षिक अधिनियम में, क्योंकि आरटी अधिनियम का एक पार्ट है बस, ठीक है। आरटी एक महत्वपूर्ण कानून है भारत के शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण मोड़, ठीक है, इसको मैंने नहीं दिया। अब ये इस एक्ट का नाम क्या है, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 26A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। हमने इसे क्या बना दिया, हमने इसे फंडामेंटल राइट बना दिया। उसके पहले क्या, उसके पहले इसका संविधान में कोई जगह पर क्या इसका उल्लेख था? तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा बहुत संविधान को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 45 यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व में इसकी चर्चा जो है पहले से की गई थी। तो हमने भैया यहाँ पर से आर्टिकल 45 में तो है ही, हमने उसे और कहाँ डाल दिया, आर्टिकल 21 में। आपको पता है ना कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 21 नंबर में 21A बनाकर इसको लागू कर दिया कि भैया ये अब फंडामेंटल राइट है, उस बच्चे का, उस व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो देखो जब हमने इसे लागू किया तो वहां पर से क्या हुआ, एक नया जानकारी क्या मिलता है, भारत उन 135 देशों में से एक बन गया जहां शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार। मतलब हम अभी भी इतने पीछे थे कि सर हमसे 134 देश ने पहले ही लागू कर लिया था। इस अधिकार अधिनियम का पूरा नाम क्या था, देखो क्या नाम था, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। संशोधन 21A में डाला गया है, इसका मतलब वहां पर कुछ संशोधन हुआ होगा, तभी तो भैया वो कुछ हुआ होगा। संशोधन होता है तो अमेंडमेंट एक्ट बनता है, तो भैया ये हुआ है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 वाले से, ठीक है। 26वें संवैधानिक संशोधन में हमने क्या किया, 21A के तहत हमने अपने शिक्षा को मौलिक अधिकार में डाला और ये कहा कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उस तरीके से प्रदान करेगा जैसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। मतलब एक प्रकार से ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई कि वहां पर यदि कोई बच्चा ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ पा रहा है तो ये इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा जो है वो कैसे भी करके एजुकेशन को पाए। एक समस्या ये हुआ कि यार यहाँ पर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात थी, लेकिन 14 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की कोई भी प्रकार की जो बात है वो नहीं हुई। सबसे बड़ा जो दोष है ना वो इसका वही है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार बना दिया गया और
अच्छा, नीति निदेशक की सूची से हटा दिया गया, ऐसा नहीं। आर्टिकल 45 है कि नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आर्टिकल 45 हमारे पास अभी भी है। यदि आप लोगों ने थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे मुझे जो काम का चीज लगता है उसको बता देता हूँ। यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ये तो करता ही है, मतलब ये तो हर एक चीज के लिए करता ही है। लेकिन आपको पता होगा ना कि हर एक प्राइवेट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल में तो समझ रहे हो ना, जो भी निजी स्कूल्स है, जो आप चाहे फ्रांसिस, डीपीएस, ये सब में भी अलग से बोला गया है कि आप 25% सीटों को आप क्या करेंगे, आप आरटीई के तहत आप अपने प्राइवेट स्कूल में 25% सीट को फ्री क्या करेंगे, आप सीट्स को देंगे। और ये हर स्कूल में होता है, देखना। बोलते हैं कि अरे आरटी वाला डेट खुला क्या, आरटी वाला जो मेरा सीट है वो खुला क्या, वो इसी आरटी की बात करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि कैसे 25% का जो कोटा है, अगर 100 सीट का कैपेसिटी है कक्षा पहली में, तो उसमें जो 25 बच्चों की सीट है ना, वो भैया पहले से गरीब बच्चों के लिए डिसाइडेड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों को प्रदान करता है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार के रूप में लागू करता है। उसके बाद ये मैंने जो कहा ना, 25% आरक्षण का आदेश देता है, जहां वंचित समूह शामिल है, एससी और एसटी, सामाजिक रूप से पिछड़े, अलग रूप से सक्षम, यानी कि डिसेबल बच्चे जो हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान दिया गया। मतलब सरकार को, मतलब प्राइवेट स्कूल्स को ये निर्देश दिया गया भैया कि यदि कोई ऐसा बच्चा आता है और आपके पास यदि सीट अवेलेबिलिटी है तो आप उन बच्चों को भी क्या करेंगे, आप उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे। एक सबसे बड़ा एक अच्छा चीज ये आया कि यदि कोई बच्चा मान लो जाए कि शिक्षा की मुख्यधारा से हट गया है, मतलब वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई छोड़ दिया, हो सकता है ना कि बचपन में किसी कारण से कुछ ऐसा काम करना पड़ गया उसको यार, ठीक है। तो उसके आयु अगर मान लीजिए वो 10 साल का हो गया, फिर आके एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर मान लो जाए वो 6 साल का था, तो ये मान के चलो कि वो पहली में पढ़ता। लेकिन अब मान लो जाए वो 9 साल का हो गया है, तो एक काम करो, उसको 7वीं 8वीं 9वीं, अब एक काम करो, उसको 3rd क्लास में आप लोग एडमिशन ले लो। फर्स्ट टू नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, पहली और दूसरी नहीं पढ़ा है, आरटी इस बात की इजाजत देता है कि आप उस बच्चे को तीसरी क्लास में ले लो, ठीक है। क्योंकि उसमें आप देखोगे तो बहुत अलग अलग 38 धाराएं, अलग अलग अध्याय, उन सभी में एक धारा एक अध्याय में ये लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर जोर दिया गया कि भैया केंद्र और राज्य की ड्यूटी और अन्य जिम्मेदारी को साझा करने की बात भी कही गई। मतलब इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ पैसा केंद्र देगा और कुछ पैसा जो है मेरा राज्य देगा। तो उस समय तो क्या था कि केंद्र का हिसाब ऐसा था कि सेंटर जो था ना वो 65 दे रहा था, और जो मेरा स्टेट था वो मेरा 35 दे रहा था, ठीक है। मतलब ये मोस्टली, और कुछ 35 है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का भी प्रावधान था कि 90% सेंटर। भैया अब ऐसे राज्य जिसके पास बहुत पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा, 90% जो है वो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% मेरा जो वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है वो देगा, ठीक है। ये उस समय के हिसाब से आया गया। अच्छा, छात्र में से निम्नलिखित मानदंड और शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात, अच्छा ठीक है, इस पर आता हूं मैं। छात्र शिक्षक अनुपात क्या होता है? छात्र शिक्षक अनुपात ये बोलता है कि सर कुछ बच्चों के हिसाब से ही कुछ शिक्षक होने चाहिए। मतलब ऐसा ना निर्धारित कर दिया गया था कि अगर जो बच्चा है, अगर मान लो जाए कि कोई प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल का मान लो जाए कि प्राइमरी स्कूल में अगर मान लो 500 बच्चे हैं सर, 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में कितने शिक्षक होंगे? तो ये उस समय ना समस्या हो गया कि 100 शिक्षक जो है क्या एक ही शिक्षक नहीं पढ़ा सकता। तो ऐसा नहीं, बस यार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तो हम लोगों ने क्या किया, टीचर और ये मेरा चिल्ड्रन रेशियो बनाया। टीचर मतलब भैया मेरा शिक्षक है और मेरा जो चाइल्ड है वो छात्र है, ठीक है। तो अगर वहां पर एक टीचर है तो वो भैया 30 बच्चों के लिए ठीक है। ये मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्राथमिक विद्यालयों की बात को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को 1:30 मिल गया। अब यहां पर मुझे समझ में आया कि ऐसा है सर कि एक शिक्षक होने पर मैं काम चला लूंगा। तो इस हिसाब से यदि आप देखोगे तो सर मतलब अगर 120 शिक्षक होंगे, 120 बच्चे होंगे, तो वहां पर 4 शिक्षक, बिल्कुल अभी का वर्तमान पैटर्न जो है वो ऐसे ही कहता है। लेकिन जहां वहां पर 150 बच्चे हुए तो उन्होंने कहा 150 बच्चों में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वहां 5 शिक्षक तो होंगे ही, क्योंकि 30:1 है, प्लस साथ में एक प्रधान पाठक का पद भी होगा, एक हेडमास्टर का पद भी कब होगा, जब वहां पर 150 से अधिक बच्चे हो जाएंगे। ये मेरा प्राइमरी का है। सेम अगर आप देखोगे इसका मिडिल के लिए या फिर उच्च प्राथमिक के लिए क्या बनता है, सॉरी, सेम अगर मैं देखूंगा कि सर उसका मिडिल के लिए क्या बनता है, तो यार मिडिल के लिए मेरा क्या बनेगा, तो मिडिल के लिए मेरा बनेगा 35:1। देखो ये टीचर्स है, सॉरी ये मेरा चाइल्ड है और ये मेरा टीचर है। देखो जहां टीचर है वहां मैंने 1 लिखा है ना, ये क्वेश्चन घुमाने वाला है, इसीलिए एग्जामिनेशन में देख लेना कि छात्र का अनुपात शिक्षक पहले लिखा है कि छात्र पहले लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन घुमाने वाला है। कुल 35:1 मिडिल में था,
और 100 से यदि अधिक हो गया, 100 से यदि अधिक हो गया तो वहां पर 4 टीचर में एक प्रधान पाठक, मतलब एक एचएम। ये भाई मेरा आरटी 2009 के तहत जो है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। स्कूल कार्य दिवस, चलो ये उम्मीद कर रहा हूँ ना कि ये थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ा सा कुछ नया चीज मिला होगा पढ़ने को, ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो अब सेकंड वाले पार्ट में आता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट क्या था? सेकंड वाला पार्ट है कि सर इमारतें और बुनियादी ढांचा। अरे स्कूल कैसा होगा, वहाँ सबसे पहले प्लेग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंग होना चाहिए, वहाँ पर विज्ञान की अलग कक्षा होनी चाहिए, शौचालय होने चाहिए, सभी बुनियादी ढांचा, ये सब बताने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं। स्कूल कार्य दिवस, अच्छा स्कूल जो है वो कितने दिन चलेगा, दिवस की बात थी। तो यार प्राइमरी में बोला गया कि प्राइमरी में कम से कम एक साल में 200 दिन चलना चाहिए। कहाँ? प्राइमरी में। और मिडिल में कम से कम 220 दिन तो चलना ही चाहिए। फिर शिक्षक कार्य के घंटे, भैया कितने घंटे वो पढ़ाएगा, कितने घंटे वो पढ़ाएगा। तो भैया प्राइमरी वाले को बोला गया कम से कम साल में 800 घंटे, मिडिल वाले कम से कम कितना, कम से कम, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा भैया दिवस है और ये मेरे घंटे हैं, ठीक है, ये मेरा घंटा है। घंटा मतलब भैया इतने घंटे, 1000 घंटे आपको पढ़ाना ही है, ठीक है। मतलब इवन बोला गया कि भैया आपको पढ़ाने हैं कितना, 4 घंटे पर दिन। और आपको कितना पढ़ाना है, आपको 4.5 घंटे जो है पर दिन को पढ़ाना है। फिर भैया इसका आपको पता है कि इसका एक वीकली अनुमान भी आ गया था कि आपको वीकली कम से कम 45 घंटे आपको पढ़ाने ही हैं, ठीक है। ये आरटी में उल्लेखित है कि भैया जो भी टीचर है वो भैया कम से कम 45 घंटे तो हफ्ते में पढ़ाएगा ही। मतलब प्राइमरी में 45 तो पढ़ाएगा ही, मिडिल में 48 तो हफ्ते में ना पढ़ाएगा ही। ये इस चीज़ पे लागू कर दिया गया था। इसमें नो डिटेंशन, जो नो डिटेंशन पॉलिसी का एक खंड था जिसमें बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 19 के तहत हटा दिया गया। देखो ये कितना अच्छा कहानी है कि इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी का, भैया नो डिटेंशन पॉलिसी बोलता है कि भैया बच्चा डिटेन होगा ही नहीं, बच्चा फेल होगा ही नहीं। जिसके तहत आज इतनी समस्या है ना, वो कहीं ना कहीं इस नियम के तहत था। इसको पूर्ण तरीके से नहीं हटाया गया है, अभी भी इस पर जो कार्य है वो चलता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि शहरी ग्रामीण संतुलन नहीं होना चाहिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रामीण का क्षेत्र का बच्चा है वो अच्छा पढ़ ही नहीं पा रहा है, उसको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपदा राहत के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाने का ही प्रावधान करता है। बट ऐसा है नहीं यार, आज चुनाव में आज सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो वो शिक्षक का ही है, चुनाव आयोग के बाद, ठीक है। उसके बाद ये निषेध करता है, भैया आरटी 2009 बोलता है कि आप बच्चों को शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, भैया किसी प्रकार से उनको आप गाली गलौज नहीं कर सकते, मानसिक उनका जातिगत धर्मगत आप टिप्पणी नहीं करेंगे, मारना तो है ही नहीं। बच्चों के लिए प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग पर ये नहीं होना चाहिए कि यार सरकारी स्कूल में आप क्या रख रहे हो, आप एग्जामिनेशन रख रहे हो कि भैया तुमको एडमिशन चाहिए तो तुम उस प्रक्रिया, इस परीक्षा से गुजरो, ऐसा कुछ नहीं है। कैपिटेशन शुल्क, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप एडमिशन के टाइम पैसे ले रहे हो, पैसे नहीं चलेंगे। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन, आर्टिकल 28 डालता है भैया आरटी का कि आप जो सरकारी टीचर है, देखो मैं तो निजी ट्यूशन देता नहीं हूँ, ठीक है, मैं भैया मुफ्त में तुम लोगों को फ्री में यूट्यूब में दे रहा हूँ, तो मुझे इस धारा के अंदर मत लपेटना, ठीक है। कि शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन आप दे नहीं सकते। फिर बिना मान्यता के स्कूल चलाना, भैया लाइसेंस को रद्द कर देंगे यदि आप बिना मान्यता के किसी भी स्कूल को चलाएंगे, आपको सरकारी परमिशन को लेना पड़ेगा, तभी तो आप इन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, वरना आपको पढ़ाने नहीं देंगे। जोर दिया गया कि यार बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त, बच्चा डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बच्चा मतलब उस समय याद होगा कि कुछ टीचर को देखकर हम लोग बिना केवल सोच कर ही हम लोगों के माथे से पसीना बजाए, भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वांगीण विकास पर ध्यान रखना, बच्चों को ज्ञान उसकी क्षमता प्रतिभा पर आधारित होना चाहिए। ऐसी प्रणाली के माध्यम से आघात, भय, चिंता को मुक्त करना, ये सब वही बात है जो आपको हर एक जगह आपको देखने को मिलेगी कि यार हमने अपने आरटी में इन चीज़ों को लाया गया। और फिर और कुछ अगर मेरे को जानकारी मुझे देना होगा तो यार आरटी में हम लोगों ने एसएमसी का गठन किया। एसएमसी का मतलब होता है शाला प्रबंधन समिति का, जहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं ना वो आकर थोड़ा सा इस बात की इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। उनको इस बात की इजाज़त दी जाती है कि यार अपने हिसाब से आप बोलिए कि बच्चों को कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ को बताया गया, ठीक है। तो आरटी में 2009 में इससे ज़्यादा कोई जानकारी अलग से एकदम पूरा एक एक आर्टिकल को, एक एक अध्याय को रट के जाने की ज़रूरत है नहीं, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसके तहत ये भी बोला गया कि यार जो भी मेरे प्राइमरी के स्कूल्स हैं वो सभी गांव से 1 किलोमीटर के दायरे में हो, जो भी मेरे मिडिल स्कूल्स है वो कम से कम गांव से 3 किलोमीटर के दायरे में हो, इसलिए क्योंकि बच्चों का जो जुड़ाव है बना रहे, ठीक है।
और इतना जान लेना आप में आपके लिए आरटी में मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जो आएगा मैं बोल रहा हूँ कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसमें जो व्यापक एज क्या बोलते सीसी यानी कि मूल्यांकन वाला पार्ट है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे जो है ग्रेडिंग चलती है। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन मजा आया होगा तो लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।